नमस्कार, स्वागत है आपका मीटर बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और मैं इमरान, और आज हमारे साथ हैं जौनपुर के पूर्व विधायक नदीम जावेद जी। और सर से बात करते हैं कि कैसा सर का चल रहा है अभी कैंपेन। तो सर कैसा चल रहा है कैंपेन इलेक्शन? नहीं, देखिए, मैं तो बुनियादी तौर पे संगठन का आदमी हूँ और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं बड़ी कम उम्र में छात्र आंदोलन से जुड़ गया था और मैं एनएसयूआई का ज़िले का भी पदाधिकारी रहा। एनएसयूआई बुनियादी तौर पे आप जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एनएसयूआई का रहा। वो संगठन जिसने इस देश को एक एंटनी, श्री अशोक गहलोत, श्री मुकुल वासनिक, श्री आनंद शर्मा, श्री मनीष तिवारी जैसे सैकड़ों युवा नेता इस देश को दिए, जो आज अलग अलग राज्यों में सेवा कर रहे हैं। तो पार्टी का ये आदेश था 2012 के विधानसभा के चुनाव में कि मैं जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। 1980 के बाद जौनपुर सदर सीट कभी कांग्रेस पार्टी जीती नहीं थी। यहाँ पर मात्र कांग्रेस पार्टी को 2.5% मत आते थे और ये माना जाता था कि कांग्रेस के सिंबल पर जौनपुर की सीट जीतना लगभग असंभव है। मैं 2012 में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हुआ और लगभग 32 वर्षों के पश्चात जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के खाते में गया और जौनपुर से मैं विधायक चुनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा। 2017 में गठबंधन हुआ और मुझे 78,000 वोट उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए। आज सबसे अधिक मत जिन लोगों को पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिले उसमें मैं भी था, लेकिन चुनाव चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने पोलराइज कर दिया था, इसलिए मैं कुछ वोटों से चुनाव हार गया। जी, वो काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट था और आप केवल 12,000 वोटों से हारे थे। जी सर, स्टार्ट करते हैं कि आपने मास कम्युनिकेशन करा ड्यू से, तो कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? जौनपुर से स्टार्ट हुई कि आप दिल्ली में रहते थे? देखिए, ऐसा है कि मैं जब छात्र था और जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गया तो उसी समय मैं कॉलेज के इलेक्शन में इन्वॉल्व हो गया और इलेक्शन में इन्वॉल्व होने के पश्चात मैं छात्र संघ के चुनाव में काफ़ी एक्टिव रहा। एक्टिव होने की वजह से, चूँकि वैचारिक आधार पर हम लोगों का पूरा परिवार गांधीवादी और कांग्रेसी है, मेरे दादा कांग्रेस पार्टी के सिपाही थे, बुद्धिजीवी थे, लेखक थे, कवि थे, वक्ता थे, उनका असर मेरी शख्सियत पर था। मेरे पिता भी मुंबई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, बाद में वो राजनेता हुए, मंत्री इत्यादि रहे। इकबाल जावेद थे, प्रोफेसर जावेद खान। लेकिन हमारे वालिद साहब सबसे पहले टीचर थे, एक तरह से वो वैचारिक आधार पर, तो वो इस बात के बड़े खिलाफ थे कि कोई छात्र राजनीति वगैरह के चक्कर में पढ़ो, पढ़ाई पहले करो। लेकिन उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, चूँकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं शायद नेतृत्व रहा होगा, तो उसके कारण मैं काफ़ी एक्टिव हो गया था और फिर मैं एनएसयूआई से जुड़ गया था। फिर उसके बाद 1996-97 में जब मैं प्रदेश एनएसयूआई का पदाधिकारी बन गया तो उसके बाद दिल्ली आने जाने का सिलसिला हो गया। 1998 में मैं एनएसयूआई की ऑल इंडिया की कमेटी में आ गया। तो लगातार फिर उसके बाद छात्र राजनीति से हम लोग जुड़े रहे और 1998 से लेकर 2007 तक कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन के में राष्ट्रीय स्तर पर मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब आप एनएसयूआई की लीडरशिप में थे सर, तो आपकी लीडरशिप में ड्यू में चुनाव होते हैं और उस चुनाव में एनएसयूआई सारी सीटें जीतती है, तो क्या सिनेरियो था उस टाइम का, आप अगर कुछ बताना चाहें? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव का महत्व इतना अधिक क्यों है? इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव का इतना अधिक महत्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ का चुनाव होता है। लगभग 1 लाख छात्र वोट करते हैं और देश के जो सबसे महत्वपूर्ण महाविद्यालय हैं, जैसे स्टीफेंस, हिंदू, एसआरसीसी, रामजस, मिरांडा हाउस इत्यादि, जहाँ पे कट ऑफ लिस्ट लगभग 100% जाती है, यानी 100% मार्क्स होंगे तभी आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन इन कॉलेजेस में मिल पाता है। तो ये समझा जाता है कि इसमें देश का जो सबसे बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है, छात्र, वो इसमें पढ़ाई करता है। साथ ही साथ
ये भी समझा जाता है कि जो इसकी तासीर है वो सिर्फ किसी एक क्षेत्र की नहीं है। चूँकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा समझा जाता है कि जो इसका जनादेश होता है वो देश के युवाओं का और छात्रों का जनादेश माना जाता है। तो 2003 से जब से मैंने कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव देखना शुरू किया और 2008 तक लगभग 6 चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय के लगातार भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI जीतने में सफल हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से विद्यार्थी परिषद की संघीय मानसिकता को हम लोगों ने समाप्त किया और दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरी तरह से गांधीवादी विचारों का, कांग्रेस पार्टी का और NSUI का परचम लहराया। और ऐसा समझा जाता है कि वो जो NSUI का जो स्वर्णिम काल है वो वही वक्त समझा जाता है। ये 2008 तक आपने सर NSUI की लीडरशिप करी, उसके बाद आपको पार्टी ने किस पद पे रखा या क्या जिम्मेदारी दी? उसके बाद मैं भारतीय युवा कांग्रेस, जो दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का संगठन है, जिसमें PRD मुंशी से लेकर मनीष जी से लेकर बिट्टा साहब से लेकर आनंद शर्मा जी से होते हुए गुलाम नबी साहब, तारिक अनवर साहब, जिस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला जी जिस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मैं उस संगठन का राष्ट्रीय महासचिव रहा और मैं कई महत्वपूर्ण राज्यों का प्रभार रहा। विशेष रूप से जो चुनौतीपूर्ण राज्य हैं जिसमें वेस्ट बंगाल था, उड़ीसा, बिहार, इन सारे राज्यों में मैंने पार्टी की तरफ से युवा राजनीति की दिशा में काम किया। महीनों मैं सुंदरबन बन के जंगलों में बंगाल में काम करता रहा और लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का मैंने काम किया। लगभग 3 वर्षों तक मैंने भारतीय युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में और कई राज्यों के प्रभारी के रूप में मैंने काम किया। तो 8 मतलब 3 आप 2011 तक, फिर आपने 2012 में इलेक्शन लड़ा सर जौनपुर से। तो किन परिस्थितियों में आपको सर टिकट मिली, और जब टिकट मिली तो कैसे आपने कांग्रेस के संगठन को जौनपुर में मजबूत करा? देखिए, ऐसा है कि संगठन में लंबे समय तक काम करने के पश्चात ये बहुत साफ समझदारी बनी कि संगठन या चुनाव ये बुनियादी तौर पर किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, ये टीम वर्क होता है। किसी भी दल के अंदर अलग अलग प्रतिभाओं के लोग होते हैं। कोई बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई बहुत बढ़िया लिखने वाला हो सकता है, कोई बहुत बढ़िया लोगों को इकट्ठा करने वाला हो सकता है, कोई बहुत अच्छा कार्यकर्ता हो सकता है जो रात दिन करके पोस्टर और होर्डिंग लगाए, सारी रात जगे और मेहनत करे। इस तरह से लोगों को जोड़ने की अलग अलग विधाएं हैं राजनीति में। तो जब मुझे श्री राहुल गांधी जी ने बुलाकर ये कहा कि आपको जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी होकर विधानसभा का चुनाव लड़ना है, और मुझे स्मरण है कि उन्होंने अपने घर में बुलाया था और शाम का समय था 4:30 बजे के आसपास का, और टहलते हुए कहा था कि पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ना। और किसी को ये विश्वास नहीं था कि जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोगों को भी ये लगता था कि शायद मैं विधानसभा का चुनाव जीत नहीं पाऊँगा, चूँकि एक बड़ा मुश्किल चुनाव है। लेकिन जब मैं आया और मैंने जो संगठन का थोड़ा बहुत अनुभव जो था मेरे पास, उसको देखते हुए मैंने सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश की, विशेष रूप से युवाओं पर काम किया। और मुझे खुशी है कि जिन साथियों पर मैंने विश्वास किया, उन साथियों ने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे, और मैंने जो प्रचार किया, मैंने जो बात कही, उस पर जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता ने विश्वास भी किया और उन्होंने मुझे विधानसभा में चुनकर भेजा। एक असंभव सा चुनाव था, एक ऐसा चुनाव था जिसकी किसी ने परिकल्पना भी नहीं की होगी। उस चुनाव में मैं विधानसभा में जीत कर पहुँचा। हम पिछले 6 दिनों से सर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं, और जब हम जौनपुर में गए, जब अटाला मस्जिद के पास गए, शाही मस्जिद के पास गए, सद्भावना पुल के पास गए, और हनुमान घाट पे जब हम गए, तो वहाँ पे हमने ज़्यादातर लोगों से ये सुना कि अगर जौनपुर विधानसभा में किसी ने सबसे अच्छा काम करा है, जनता का कहना है, तो उन्होंने आपका नाम लिया। तो ऐसे क्या काम थे 5 सालों में जो आपने जौनपुर की जनता को दिए सर? नहीं, मैंने तो विधानसभा के चुनाव के समय ये कसम खाई थी और पब्लिकली कसम खाई थी कि मैं विधायक निधि का जो भी पैसा होगा, वो 25 पैसा भी हराम होगा, मैं पैसा नहीं लूँगा। तो कोशिश ये की कि ईमानदारी के साथ
काम करूं और कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने किसी आदमी से एक पैसा भी कभी लिया हो किसी काम के लिए। सेवा भाव से काम किया। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे दरवाजे पर कोई आया है, वो हिंदू है कि वो मुसलमान है, वो अगड़ा है कि वो पिछड़ा है। मैंने धर्म और जाति को कभी राजनीति में इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं इंसानियत के नाते और जिसको कहते हैं सेवा भाव के नाते मैं काम करूं। और मुझे स्मरण है कि जब मुझे विधायक निधि का पहला पैसा मिला तो मैं किसी हिंदू भाई के अंतिम संस्कार में गया था और वहाँ पर मैंने देखा कि जो अंतिम संस्कार का स्थान है जिसको रामघाट कहती हैं, उसकी बहुत ख़राब हालत थी। तो सबसे पहले विधायक निधि से मैंने वो रामघाट का निर्माण कराया था। और जब मोदी साहब ने पिछले चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान की चर्चा की थी तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 6 कॉलम में वो स्टोरी लगाई थी कि एक मुसलमान एमएलए ने रामघाट का इस तरह से निर्माण किया था। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। मेरा तो मकसद ये था कि भाई ये जगह ठीक नहीं, ठीक होनी चाहिए। कोई उससे मेरा जो बड़ा प्रचार मिल जाएगा ऐसी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। दूसरी बात ये कि मैंने ये देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है। ज़िंदगी आज की जो ज़िंदगी है वो बहुत हद तक बिजली पर डिपेंड है। जौनपुर शहर का 4-5 महीना जब गर्मी होती थी तो मैं ये देखता था कि सिर्फ ट्रांसफार्मर, 1 साल तक मैंने देखा सिर्फ एक ही इशू है, ट्रांसफार्मर यहाँ जल गया, ट्रांसफार्मर वहाँ जल गया, ट्रांसफार्मर वहाँ जल गया। इस मोहल्ले में 3 दिन से लाइट नहीं आ रही, उस मोहल्ले में 7 दिन से लाइट नहीं आ रही। दोबारा एक ट्रांसफार्मर लगा तो पता चला कि साहब वो 2 घंटे में जल गया, तो फिर वो लटक गया इत्यादि। तो मैंने फिर भारत सरकार हमारी थी केंद्र की, तो मैंने उस वक्त के ऊर्जा मंत्री से बात किया और एक बिजली का पूरा प्रोजेक्ट मैं लेकर आया जिसमें कि पूरे शहर के बिजली के तार, ट्रांसफार्मर, पोल वगैरह पे कुछ चेंज करने का वो मॉडल था। और जहाँ जहाँ कमी थी वहाँ मैंने विधायक निधि से भी पैसा दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो काम मैंने करने की कोशिश की, तो वो पूरे शहर ट्रांसफॉर्म हो गया। यानी जो बिजली का प्रॉब्लम थी कि जितनी देर बिजली आ रही है उतनी देर बिजली आपको मिले, ये श्योरिटी करने की कोशिश की और उसकी वजह से वो शहर काफ़ी बिजली के सिलसिले में ठीक हुआ। इसके अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव रहा हो या फ्लाईओवर बनाने की बात हो, हाईवे बनाने का एक प्रोजेक्ट था जो कि उस ज़माने में केंद्र की सरकार ने प्रस्ताव पास किया था, उसको बनाने की बात हो इत्यादि, उस पर हमने काफ़ी काम करने का ईमानदारी के साथ प्रयास किया। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है जो विधायक से मैं देखता हूं कि लोग अपेक्षा नहीं करते, वो ये होता है कि विधानसभा के अंदर जब आप चुनकर जाते हैं तो विधानसभा के अंदर विधायक की क्या परफॉर्मेंस है, वो कितने डिबेट में शामिल होता है, कितने वो प्रश्न लगाता है, कितने वो अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता है, राज्य के अन्य विषयों पर उसकी क्या बात होती है इत्यादि। मैंने ये देखा कि दुर्भाग्यवश अधिकतर विधायकों का विधानसभा की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें कोई बहुत ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं उत्तर प्रदेश में पहली बार विधायक चुनकर गया था, लेकिन मैं 2 सालों में यानी तीसरे साल में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सवाल लगाने वाला मैं होगा। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश में पूरे विपक्ष की तरफ से एजुकेशन पॉलिसी पर, पुलिस रिफॉर्म पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, आपके हेल्थ इश्यूज़ पर पूरे विपक्ष की तरफ से जो विधानसभा के अंदर बात रखनी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा के नेता होते थे और चूँकि बसपा मुख्य विपक्षी दल था सपा के खिलाफ, तो वो ये तय करते थे कि कौन जो है पूरे विपक्ष की तरफ से यानी कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इकट्ठा होकर एक आदमी बात करेगा। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने कम से कम 7 से 8 सब्जेक्ट पर पूरे विपक्ष को हाउस के अंदर रिप्रेजेंट किया और अलग अलग विषयों पर मैंने हाउस के अंदर राज्य के सवाल को भी जिम्मेदारी के साथ उठाने का काम किया। तो मैंने कोशिश ये की कि अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ राज्य के भी जो विषय हैं और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम लोग उस बात को जिम्मेदारी से हाउस में रखें। आपने ठीक कहा, मेरा ये सौभाग्य है, मैं जौनपुर की महान जनता का आशीर्वाद और स्नेह रहा है जिसके कारण ये संभव हो पाया कि मैं थोड़ा बहुत काम कर पाया। फिर सर आपको चेयरमैन चुना जाता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी का जी, तो पहला सवाल तो सर यह है कि ये माइनॉरिटी का आपको चेयरमैन चुना गया, तो क्या काम होता है
इन संगठनों का? दूसरा, फिर आपको ये चुना गया तो आपने संगठन पे कितना काम किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अलग अलग काम करने के तरीके हैं। चूँकि राष्ट्रीय दलों में संगठन का बड़ा महत्व होता है, तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, एससी डिपार्टमेंट और ओबीसी डिपार्टमेंट, 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं। और किसी ज़माने में अंतोले साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, जाफ़र शरीफ साहब जो रेलवे मिनिस्टर थे, ये लोग भी इस पद पर रहे। मैं सबसे युवा अध्यक्ष चुना गया था माइनॉरिटी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग का। इसमें मूल काम ये होता है कि माइनॉरिटी से जुड़ी हुई जो कम्युनिटीज़ हैं उनको कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम है। माइनॉरिटी का मतलब मुख्यतः लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों की बात हो रही है, लेकिन इस देश के अंदर 6 माइनॉरिटीज़ हैं। मुसलमानों के अलावा सिख कम्युनिटी के साथी हों, जैन हों, बुद्धिस्ट हों, पारसी हों, मुसलमान हों, क्रिश्चियंस हों, ये 6 कम्युनिटीज़ हैं जो माइनॉरिटी के बीच में काम करती हैं। 3 वर्षों का कार्यकाल होता है। मैंने 3 वर्षों तक काम किया और मैंने कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग में या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में न केवल मुस्लिम भाई उसमें हिस्सेदारी करें, बल्कि ये सुनिश्चित हो कि दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथी भी उसमें काम करें। श्री राहुल गांधी की ये अपेक्षा थी कि इसको थोड़ा सा नया संगठन बनाना है, यंग लोगों को इसमें जोड़ना है और यंग लोगों को जोड़कर इन कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ पर काम करना है। तो मैंने प्रयास किया कि उस दिशा में काम करूं और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी, उस विश्वास पर मैंने खरा उतरने की पूरी कोशिश की। अब सर, चेयरमैन जो हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी का इमरान प्रतापगढ़ी जी को बना दिया गया है। तो कहाँ पे आपने संगठन छोड़ा है कि जहाँ से उन्होंने ये काम करना स्टार्ट करा होगा? देखिए, होता ये है, नॉर्मली जो टर्म होता है काम करने का, जो समय होता है वो लगभग 3 वर्षों का होता है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं माइनॉरिटी का 3 वर्ष तक चेयरमैन रहा और मेरा संगठन का ही मूलतः बैकग्राउंड रहा है। मैं छात्र कांग्रेस में रहा, युवा कांग्रेस में रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रहा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का रहा। मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी एक बड़े शायर हैं, उनकी बहुत रीच है, उनकी बहुत फॉलोइंग है और वो भी युवा हैं। सोशल मीडिया पे उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। मैंने एक लेवल पर ले जाकर जहां माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को पहुंचाने की कोशिश की थी, इमरान प्रतापगढ़ी निश्चित रूप से उससे आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि आने वाले समय में वो इसको बहुत ऊपर ले जाएंगे और मेरी शुभकामनाएं और दुआएं उनके साथ हैं। सर, चुनाव के बीच में ही आप, मतलब पिछले चुनाव के बीच में आपके एक बयान आता है कि कांग्रेस पार्टी इज़ अ मुस्लिम पार्टी। तो इस बयान का क्या संक्षेप था, क्या सिनेरियो था पूरा? नहीं, उस बयान को मैंने नहीं कहा था। वो बिल्कुल उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया था। उसमें बात ये हुई थी कि ये कहा गया था कि भाई कांग्रेस पार्टी हर कमज़ोर की आवाज़ है और इस देश में जो कमज़ोर कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें दलित है, जिसमें पिछड़े हैं, जिसमें महिलाएं हैं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं। इसलिए मुस्लिम्स हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। भारत सरकार ने जस्टिस सच्चर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि इस देश में जो मुसलमानों के हालात हैं वो दलितों से बदतर हैं। तो अगर आपको किसी भी राष्ट्र को, किसी भी प्रदेश को अगर आगे ले जाना है तो समाज का एक हिस्सा आगे चला जाए, बाकी हिस्से पिछड़ जाएं, तो वो समाज वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे शरीर के, हमारे हाथ तो मज़बूत हो मगर पैर कमज़ोर होंगे तो हम आगे नहीं चल सकते। या पैर मज़बूत हो और हाथ कमज़ोर हो जाए, या हमारा हाथ और पैर मज़बूत हो, दिमाग कमज़ोर हो जाए, तो जिस्म पूरा अगर ठीक रहेगा तभी हम एक बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो उसी तरह से समाज है, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश है। और मैंने ये कहा था कि अगर माइनॉरिटी या मुस्लिम्स कमज़ोर हैं या दलित कमज़ोर हैं या पिछड़े कमज़ोर हैं तो सबको आगे ले जाने की ज़रूरत है। उसको मीडिया के किसी एक चैनल ने या किसी एक अखबार ने वो बात पूरी समझी नहीं और उसके बाद उन्होंने उसको छाप दिया और उस पर बिला वजह का बवाल खड़ा हो गया। हमारे जैसे ज़िम्मेदार लोग और जो गांधीवादी विचारों में विश्वास रखते हैं वो इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बात कभी जीवन में नहीं करेंगे। चुनाव हारना जीतना तो होता रहेगा, मगर समाज को बांट कर
या समाज के बारे में कोई ऐसा बयान जिससे समाज को नुकसान हो, हम लोग कभी नहीं देते। सर 2014 के बाद से की राजनीति या इससे पहले की भी मैं बात करूं तो आम वोटर्स को आइडेंटिटी में बांट दिया जाता है। धर्म की भी आइडेंटिटी बना दी जाती है, फिर जात की आइडेंटिटी बना दी जाती है, और फिर अगर इससे भी नीचे गिरते हैं तो लोग फिर क्षेत्रवाद पे भी बांट देते हैं। तो कैसे भविष्य होगा इंडिया की पॉलिटिक्स का कि यही आइडेंटिटी में हम फंसे रह जाएंगे वोटर्स? मैंने एक दूसरी बात भी कही थी और वो ये था, मुझे लगता है कि इस देश में जो जनता है वो समय समय पर अलग अलग तरह के राजनीतिक प्रयोग करती है। और सबसे पहले कांग्रेस के खिलाफ मूलतः पूरा फ्रीडम मूवमेंट जब खड़ा हो गया और फ्रीडम मूवमेंट के बाद भारत आज़ाद हुआ, तो कांग्रेस के खिलाफ गैर कांग्रेसवाद का जो नारा सबसे पहले चला वो 1967 में चला, जहाँ 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। 67 के बाद 1977 में चला जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। 77 के बाद 1989 में चला जब वीपी सिंह जी की सरकार बनी, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। ठीक 10 वर्षों के बाद 1998 में चला जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई, और उसके बाद ठीक फिर 2004 में कांग्रेस आ गई, और फिर ठीक 10 वर्षों के बाद 2014 में चला। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज, सोसाइटी और वोटर प्रयोग करता रहता है, तो एक तो उसका इम्पैक्ट है। दूसरा ये है कि आपने एक बात ठीक कही कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पिछले 30 वर्षों में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है, ख़ास तौर से उत्तर भारत में। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कास्ट भी है, रिलीजियस आइडेंटिटी भी है, रीजनल आइडेंटिटी भी है, और उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इश्यूज़ पर हावी हो गई है। यानी रोज़गार का सवाल हो या महंगाई का सवाल हो या लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, उस आइडेंटिटी में खो जा रहा है, उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, पहचान की जो राजनीति है उसमें। मुझे लगता है कि ये भी एक समय है इसका। और जो आज का समय है वो समय इस राज्य के अंदर भी अगर आप देख लीजिए तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सपा और बसपा में बहुत ज़्यादा थी। भाजपा हाशिए पे चली गई थी। उसके बाद भाजपा 2014 में एक रिलीजियस आइडेंटिटी लेके आई जिसने कास्ट आइडेंटिटी को वीक किया। लगता है इशू बेस आइडेंटिटी जो होगी वो आने वाले समय में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगी, और आने वाला जो समय होगा वो इशू बेस आइडेंटिटी का होने वाला है। सर इसके बाद आपका एक और बयान आता है कि मुस्लिम लीडरशिप फेल्ड, और आपने ऐसा क्यों कहा? मतलब किस संदर्भ में आप ये कहना चाहते थे, या आपने क्यों कहा? मुस्लिम लीडरशिप से क्या मतलब था आपका? नहीं, ये पूरे बयान को अगर आप बता पाते तो मैं शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से। चुनाव मैंने कोई स्पीच दी थी, उस स्पीच में आपने ये कहा था कि मुस्लिम जो हैं बटे हुए हैं, वो एक साथ एकजुट आएंगे तो हम इस देश की राजनीति में बदलाव ला सकते हैं। तो इस संदर्भ में आपने ये बात बोली थी। नहीं, मैंने इस परिप्रेक्ष्य में वोट के लिए तो कभी इस तरह की बात नहीं की होगी। मैंने ये कहा था कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं होता। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप जिस भी सेक्टर में हों उस सेक्टर में आप लीडरशिप को डेवलप करें। यानी अगर मान लीजिए कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाता है और वो अच्छा परफॉर्म करता है तो वो एक तरह से वो उसकी लीडरशिप है। कोई कारपोरेट में है, बिज़नेस कर रहा है, और वो बिज़नेस में अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी परफॉर्मेंस है, रतन टाटा हैं तो लीडर हो गए, अजीम प्रेम जी हैं तो वो लीडर हो गए। लीडर का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होता। मीडिया में भी आप हैं तो मीडिया में अगर आपका चैनल या आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी हो जाए, जैसे राजदीप सरदेसाई का बड़ा नाम बन गया या रवीश कुमार का बड़ा नाम बन गया या और भी साथी हैं कई सारे जिनका बड़ा नाम बन गया, वो लीडर हैं उस सेक्टर के। मेरा ये कहना था कि जो मुस्लिम लीडरशिप अलग अलग सेक्टर में है, ख़ास तौर से एजुकेशन में या बिज़नेस में या बाकी जगहों पे, वो अनफॉर्चुनेटली इतना ग्रो नहीं हो पाई, इतना तरक्की नहीं कर पाई कि हम ये कह सकें कि वो ज़्यादा आगे जा पाई है। तो मेरा सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं थी। और अगर आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर आप अपने हक़ को, अपनी हिस्सेदारी को, अपने नेतृत्व को और अपने कंट्रीब्यूशन को देश के लिए अगर आप बढ़ा पाएँ
तो उसका एकमात्र रास्ता है, वो रास्ता ये है कि जिस सेक्टर में आप रहें उस सेक्टर में आप शानदार परफॉर्म करें, तो ही आप राष्ट्र की भी सेवा कर पाएंगे, समाज की भी सेवा कर पाएंगे और परिवार की भी सेवा कर पाएंगे। मैंने उस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया था। इसके केवल राजनीतिक मतलब नहीं समझने चाहिए। सर, अब 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव में आते हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव में आप जैसे कि आप नेता हैं जौनपुर से, तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी जो चुनाव है वो उसी आइडेंटिटी पे घुमा के आ रहा है। सारी पार्टियों का अपना जातिगत समीकरण है। जैसे कि सपा का आप देख लें तो मुस्लिम हैं, यादव हैं, मायावती जी हैं जो मुस्लिम और दलित और ब्राह्मण का समीकरण बैठा रही है। तो वहीं एक नई पॉलिटिक्स, अच्छी पॉलिटिक्स लेके प्रियंका गांधी जी आती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। 40% महिला को सीट देने की बात करती हैं, जो कि एक नयापन है उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में। तो अगर परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो, और ये अच्छा भी है कि महिला को मिलना चाहिए मौका। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि ये सफल होगा ये आपका एक्सपेरिमेंट? देखिए, नैरेटिव खड़े करने की कोशिश ही हम कर सकते हैं, यानी हम विमर्श खड़ा कर रहे हैं कि भाई किसी भी सभ्य समाज में अगर आप चाहते हैं कि समाज सभ्य हो, समाज ठीक से चले, हम चाहते हैं कि समाज अगर आगे बढ़े, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी आबादी का जो 50% हिस्सा है शेयर के रूप में या बेटी के रूप में या बहन के रूप में, उसके साथ हम न्याय करें, उसको उस शेयर, उसको भी शेयर दें, उसको भी हिस्सेदारी दें। दुर्भाग्य से जिस तरह का हमारा समाज का निर्माण हुआ, उसमें हमारा जो विश्वास हमारे पुरुष साथियों पर, पुरुष भाइयों पर है, उस तरह की हिस्सेदारी हम महिला के साथ नहीं कर पाते। तो प्रियंका जी का ये एक प्रयास है और ये नैरेटिव उन्होंने उत्तर प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश की है। हालांकि ये चुनौतीपूर्ण है, कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि महिलाएं सदियों से ट्रेडिशंस में हैं, वो बाहर निकल नहीं पाती, उस तरह से एक्टिविज़म कर नहीं पाती। बहुत ही जो सक्षम महिलाएं हैं या जिनके परिवार बहुत बेहतर हैं या जो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं और रिसोर्सफुल हैं, वही इस काम को कर पाती हैं। एक चैलेंज है पार्टी के लिए भी और समाज के लिए भी। अब इस नैरेटिव के साथ हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं और हम उनसे इस विषय पर भी जनता का आशीर्वाद और उनका विश्वास चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। जैसे कि महिलाओं को मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई या फिर और भी अन्य योजना होगी जो उन्होंने महिलाओं से डेडिकेटेड बनाई हैं, और ग्राउंड पे ये देखने को मिला है कि वो महिलाओं के पास चीज़ें पहुंची हैं। तो ऐसे नैरेटिव को आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार, जिसकी भी सरकार होती है, जिस राजनीतिक दल की, वो कहीं ना कहीं अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है और महिलाओं में भी पहुंचने की कोशिश करता है। उनको करना भी चाहिए, लेकिन आइडियोलॉजिकल लाइन पर, वैचारिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपनी विचारधारा को लेती है और वहाँ से उनको उस रास्ते पर चलने की कोशिश करती है जो संघ का मूल विचार है। संघ जिस तरह की संघ की समझदारी है, जो मैं समझ पाता हूँ, वो ये है कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। वो महिलाओं को नेतृत्व देने को तैयार नहीं है। इसलिए संघ की शाखा में आप किसी महिला को नहीं देखेंगे। कोई संघ प्रमुख आज तक महिला नहीं हो पाई है। कांग्रेस पार्टी में तो इंदिरा जी से लेकर और सोनिया जी से लेकर और प्रियंका जी तक और बहुत सारी महिलाएं हैं अलग अलग राज्यों में जो कि नेतृत्व कर रही हैं। तो वैचारिक आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। गैस सिलेंडर पहुंचा देना सब्सिडाइज रेट पर या कुछ और छोटी मोटी योजनाओं को लागू कर देना, ठीक है, वो एक उनका छोटा प्रयास हो सकता है, लेकिन वो कोई बहुत मजबूत लॉन्ग टर्म वैचारिक कार्यक्रम नहीं है जिससे कि महिलाओं की सशक्तिकरण हो। ये एक तरह से खाना पूर्ति जैसा कार्यक्रम है और इससे हो सकता है कि उनको कुछ थोड़ा बहुत राजनीतिक लाभ भी हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इसी चुनाव के बीच में एक हैदराबाद से शख्स आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी, और वो आके वही चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव पोलराइज होगा? देखिए, ओवैसी साहब से मैंने
बिहार चुनाव में भी एक कार्यक्रम में सवाल किया था और उस पर पूरे देश में नैरेटिव बन गया था। मैंने उनसे एक ही सवाल किया था कि ओवैसी साहब और ओवैसी साहब की पार्टी के लोग देश की जनता को और उस वक्त बिहार की जनता को और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अनुरोध करता हूं कि उनके बीच में ये बताएं कि तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा की सीटें हैं। ओवैसी साहब 119 सीटों में केवल 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ते हैं और वो 110 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी नहीं उतारते हैं। तो आप जहां से सांसद हैं और आपके पिताजी सलाहुद्दीन ओवैसी साहब जो लंबे अरसे तक वहां से सांसद रहे, उन्होंने भी कभी हैदराबाद से बाहर कोई एमएलए की सीट पर चुनाव नहीं लड़ा 9 सीटों पर लड़ने के अलावा। ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि 2014 के लोकसभा चुनाव के पश्चात आप पूरे देश में घूम घूम कर चुनाव लड़ा रहे हैं? आपका जो सक्सेस रेट है जीत का वो बहुत ही कम है, 1% भी नहीं है, 0.5% भी नहीं है। आपके कहीं छुटपुट कोई लोग जीत जाते हैं, लेकिन आप चुनाव की पूरी तासीर को, पूरे मिजाज को आप कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश करते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम योगी जी की राजनीति के और योगी जी की राजनीति के ध्रुवीकरण के विरोध में हैं, तो उसी तरह की शिद्दत की राजनीति और बंटवारे की राजनीति ओवैसी साहब भी करते हैं। अगर समाज के लिए योगी हानिकारक है तो समाज के लिए ओवैसी भी हानिकारक है। ये मूल विमर्श से, मूल सवाल से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। भाजपा का ये दावा है सर कि उत्तर प्रदेश में और ख़ासकर पूर्वांचल में उन्होंने गुंडागर्दी कम कर दी है। तो आपको क्या लगता है कि कितना उनका जो ये दावा है ठीक है, गलत है, क्या है? भाई ये तो उनका दावा है और मैं आपको आंकड़े प्रस्तुत करता हूँ। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो भाजपा की केंद्र की सरकार है, उसका गृह मंत्रालय भारत सरकार का एक रिपोर्ट हर साल जारी करता है। उस रिपोर्ट के आधार पर देश में सबसे ज़्यादा हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। देश में सबसे ज़्यादा हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं का शोषण, सामाजिक वैमनस्य इत्यादि पूरे देश में सबसे अधिक कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। ऐसा अमित शाह जी का मंत्रालय का जो डेटा है वो कहता है। तो या तो भाजपा ठीक कह रही है और या भाजपा सरकार का मंत्रालय ठीक कह रहा है, और ये भाजपा के लोग तय करके बताएं। ये मेरा उनसे सवाल है। उत्तर प्रदेश की सरकार का ये कहना है कि हमने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा जैसे बाहुबलियों को जेल में डाल दिया। कई सारे नाम, मैं नामों में जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कई सारे बड़े माफिया ऐसे हैं जो कि उनकी सरकार के रहमो करम पे चल रहे हैं। भारत सरकार के जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके पुत्र पर आरोप है कि उन्होंने खुलेआम गाड़ियाँ चढ़ा दी किसानों के ऊपर। एक उनके विधायक थे, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक महिला का न केवल बलात्कार किया बल्कि बलात्कार करने के बाद हत्या उनके परिवार के लोगों की करवाई। सेंगर साहब, तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरह से बयान देती है, या भारतीय जनता पार्टी को हर चीज़ को देखने का जो नज़रिया है उसका चश्मा बदल जाता है। अगर उनका अपना कोई आदमी है तो वो दूध का धुला हुआ है। वो कहते हैं, वो बड़ी मशहूर कहावत है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो चला गया उसकी जो है वॉशिंग मशीन में उसकी धुलाई हो गई, वो क्लीन हो गया। और दूसरा जो आदमी है वो कहीं ना कहीं जो है वो अपराधी हो जाता है। तो जो अपराधी है उसको बेशक जेल में डालिए, लेकिन सारे अपराधियों को जो देखने का तरीका हो वो एक जैसा होना चाहिए। भारत की राजनीति इस पोलराइजेशन पे पहुंच चुकी है कि एक तरफ मुस्लिम पोलराइज हो जा रहा है, एक तरफ हिंदू पोलराइज हो जा रहा था, और उसी बीच में राहुल गांधी जी का ये कहना है कि हिंदू और हिंदुत्व में डिफरेंस करना सीखिए। तो आपको क्या लगता है कि एक्सपेरिमेंट जो है राहुल गांधी जी ने स्टार्ट करा है, कितना कामयाब होगा? नहीं, ये तो सावरकर ने कहा था कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है। ये राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो एक तरह से जो सावरकर ने कहा था, हिंदुत्व बेसिकली एक पॉलिटिकल एजेंडा है, हिंदू एक मज़हब है। और सावरकर की जो किताब है उसमें बहुत स्पष्ट रूप में है, हिंदुत्व का जो पूरा थॉट है वो एक एग्रेसिव है, एक हिंदू नेशनलिज्म की बात है, एक ख़ास तरह के विचार का आधिपत्य की बात है। और जो हिंदू है वो बहुत लिबरल है, बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा इंक्लूसिव है, सबको लेकर चलने की बात करता है। तो राहुल गांधी जी ने जो ये विचार था, ये किसी
कमरे में नहीं दिया। राहुल गांधी ने इस पूरी बात को जयपुर की एक पब्लिक मीटिंग में, जिसमें कि लाखों लोग मौजूद थे, पूरा कांग्रेस का नेतृत्व था, उसके बीच में उन्होंने ये बात कही थी। और उन्होंने इस बात को पब्लिक मीटिंग में इसलिए कहा था कि इससे पूरे देश में एक नैरेटिव खड़ा हो, एक वैचारिक लड़ाई खड़ी हो कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के हिंदुत्व को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो हिंदुत्व बेसिकली एक राजनीतिक एजेंडा है और उस एजेंडे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करना चाहती है। उसमें वो काफ़ी हद तक सफल रही है। तो जो पूरे देश के जो बहुसंख्यक साथी हैं, वो बहुसंख्यक साथी भारतीय जनता पार्टी के उस नैरेटिव के साथ नहीं हैं। अगर होते तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 37% पद नहीं मिलते। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 63% लोग वोट कर रहे हैं। इसका मतलब बहुसंख्यक वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस हिंदुत्ववादी राजनीति के खिलाफ है और वो हिंदू है। तो आइडियोलॉजिकल लाइन पर जो देश का कल्चर है वो, या जो देश की तासीर है, या हिंदू मज़हब की जो बुनियादी तासीर है, वो लिबरल और प्रोग्रेसिव है। और भारतीय जनता पार्टी उसको राजनीतिक एजेंडे के तौर पे इस्तेमाल करके एग्रेशन की पॉलिटिक्स करने का प्रयास कर रही है। जैसा आपने राहुल गांधी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इस्लाम और इस्लामाइजेशन, जो इस्लामाइजेशन है वो एक पॉलिटिकल थॉट है और वो चाहते हैं कि वो इस देश से वो इस्लामाइजेशन ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा उनका दावा है। तो ये दोनों ही फिर दोबारा मतलब एक आइडेंटिटी के आगे आपने दूसरी आइडेंटिटी खड़ी कर दी। वही मेरा आपके सवाल है, तो फिर कैसे चलेगा सर ये देश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सावरकर का जो हिंदुत्व है और सावरकर का जो थॉट है, उसको राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। हमारी ये समझदारी है कि हिंदू मज़हब सबसे ज़्यादा लिबरल, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव, सबसे सबको साथ लेकर चलने वाला, सबसे ज़्यादा मोहब्बत, अमन, शांति और सौहार्द का पैगाम देने वाला मज़हब है। उस मज़हब का जो प्रोजेक्शन भाजपा करती है, उस प्रोजेक्शन से देश का बहुसंख्यक हिंदू सहमत नहीं है। वो राजनीतिक एजेंडा है। इस्लाम या कोई भी मज़हब वो बुनियादी तौर पर मोहब्बत और अमन और शांति की बात करता है। किसी भी धर्म का राजनीतिकरण अगर होगा और उसमें हिंसा के लिए स्थान होगा, तो बेसिकली वो मज़हब का रूप ही नहीं होगा। मज़हब की जो बुनियादी आइडेंटिटी है वो अमन और शांति और सौहार्द की है। सारे पैगंबर हों, सारे जो भगवान के रूप आए देश और दुनिया में, वो तो सबने अमन और मोहब्बत का ही पैगाम दिया है। आपको लगता है कि सर इंडियन मुस्लिम का पॉलिटिजाइजेशन हो गया, या फिर आप बोलिए तो कि इस्लाम का राजनीतिकरण हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मज़हब का कभी राजनीतिकरण हो ही नहीं सकता है। धर्म का कभी राजनीतिकरण नहीं हो सकता। भारत का जो लोकतंत्र है वो संविधान से चलता है। वो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बना था। उसके जो पन्ने हैं वो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि इस देश की जो राजनीति होगी वो इंसानियत के नाम पर होगी, वो समाज को बराबरी के नाम पर होगी। धर्म उसमें कहीं कोई आधार नहीं होगा, जाति कोई आधार नहीं होगी, उसमें महिला और पुरुष कोई आधार नहीं होंगे। सब इंसान होंगे, सब बराबर होंगे और समाज के कमज़ोर तबके को ऊपर लाने की बात होगी। इस देश में धर्म का अगर कोई राजनीतिक उपयोग करने का प्रयास कर रहा है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसके एक छोटे रूप में ओवैसी साहब करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें ये पूरा विश्वास है कि इस देश की महान जनता इन दोनों शक्तियों को आने वाले समय में बुरी तरह परास्त करेगी। सर आखिरी दो सर जी, राहुल गांधी जी इससे पहले चुनाव में जनेऊ पहनते हैं, तो वो भी उसी ट्रैप में फंसने की कोशिश करते हैं बीजेपी के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी जी ने तो अपना जनेऊ किसी को दिखाया नहीं। धर्म इंसान की निजी आस्था और उसके निजी विश्वास का मामला है। राहुल गांधी जी का जो विश्वास है और राहुल गांधी जी की जो धर्म को लेकर समझदारी है वो बहुत स्पष्ट है और समय समय पर उन्होंने उसको बताया है। भारतीय जनता पार्टी मज़हब को राजनीति में इस्तेमाल करके वोट हासिल करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से धर्म को निजी विषय समझती है, निजी आस्था का सवाल है। सर जैसे जौनपुर अगर आपको दोबारा मौका देती है, तो जौनपुर में सर जैसे कि हनुमान घाट है, शाही मस्जिद है, टाला मस्जिद है, मतलब मेरा कहने का ये है कि जौनपुर का टूरिज़्म में बड़ा पोटेंशियल लगता है। 4-5 दिन घूम के पता चला। तो अगर आपको दोबारा जौनपुर की जनता मौका देती है तो आप जौनपुर का टूरिज़्म कैसे बढ़ाएंगे?
देखिए, अभी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आधिकारिक प्रत्याशी अगर घोषित होता हूँ तो उसके पश्चात ही मैं किस तरह का मैनिफेस्टो बनाएंगे और क्या करेंगे उस पर तय करेंगे। लेकिन मैं जब विधायक था तो उस समय भी मैंने प्रयास किया था और मैंने कोशिश ये की थी कि जो टूरिस्ट बाहर से आता है, चूँकि बनारस एक बहुत हॉट स्पॉट है जिसमें यूरोप के बहुत सारे लोग, जापान से, कोरिया वगैरह से लोग आते हैं, तो अगर हम वो क्या होता है 5 दिन का 6 दिन का पैकेज लेके आते हैं कि 3 दिन वो बनारस शहर में घूमेंगे, घाट वगैरह देखेंगे, उसके बाद वो आसपास के ज़िलों में जाएंगे, पर जौनपुर उसमें जुड़ता नहीं है। अगर बाहर का टूरिस्ट 1 दिन का प्रोग्राम लेकर अगर जौनपुर आए, वो शाही किला है, शाही मस्जिद है, जो शाही पुल है, या जो चौकिया माता का जो मंदिर है जिसकी पूरे विश्व में जिसकी मान्यता है, उन जगहों पर अगर वो घूमना और जाना चाहेगा तो वो 1 दिन का कार्यक्रम बना के जा सकता है। जिस दिन टूरिस्ट आने लगेगा तो टूरिस्ट के आने से आपको बहुत सारे नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी होंगी। फिर होटल्स भी बनेंगे, रेस्टोरेंट भी बनेंगे, टैक्सीज़ भी आ जाएंगी, ट्रैवलिंग के लिए लोग शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होता है कि अगर लोग आएंगे तो लोगों के आने के लिए चीज़ें आएंगी, तो उससे टूरिस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है, टूरिज़्म। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में किसी ने उस तरह का प्रयास अभी तक नहीं किया है। मैंने ज़रूर एक बार कोशिश की थी, लेकिन वो चूँकि उसमें थोड़ा समय लग गया और फिर उस तरह से वो बात हो नहीं पाई। हमने भारत सरकार का जो मंत्रालय था टूरिज़्म का, उससे बात किया था और हमने ये कहा था कि जो टूरिस्ट अलग अलग जो टूर ट्रैवल एंड टूर वाले जो साथी हैं उनके साथ हम मीटिंग करा दें और मीटिंग करने के बाद अगर उनको कुछ छूट वगैरह दे दी जाए तो वो ये कर सकते हैं कि वो 1 दिन का जौनपुर का पैकेज भी उन 6 दिनों में डाल सकते हैं। जैसे ही टूरिस्ट आना शुरू होगा वैसे ही चीज़ें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ आपने कोई चीज़ बना दी इसलिए लोग आ जाएंगे, ये संभव नहीं है। आपको उसके लिए एक लॉन्ग टर्म, एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना पड़ेगा। तो उस दिशा में ज़रूर मेरा काम करने का इरादा है। सर, आखिरी कोई आप बात जो उत्तर प्रदेश या जौनपुर की जनता से कहना चाहें तो? उत्तर प्रदेश की और जौनपुर की महान जनता से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ और वो ये है कि जाति और धर्म की राजनीति का प्रयोग उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 दशक में देखा है और जो इसके नतीजे हैं वो कुल मिलाकर ये हैं कि नतीजे ज़ीरो हैं। आम लोगों की ज़िंदगी पर जाति धर्म की राजनीति का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मज़हब मेरे हिसाब से इंसानियत का है, मोहब्बत का है, भाईचारे का है, कौमी एकता का है, राष्ट्र से प्रेम का है, सबको साथ लेकर चलने का है। समाज अगर मोहब्बत से चलेगा तभी कोई शहर और कोई राज्य और कोई देश विकास कर सकता है। और विकास के एजेंडे पर ईमानदारी के साथ जिस व्यक्ति ने काम किया हो, जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी हो, जिसका अपना विचार हो, जिसको आपने आजमाया हो, ऐसे साथियों पर आप विश्वास करके अगर वोट करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी भला होगा, शहर का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा और फिर राज्य का भी भला होगा। यही मैं जौनपुर की जनता से और राज्य की जनता से अपील करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता नदीम जावेद जी। ऐसे ही वीडियोस के साथ बने रहिए। धन्यवाद।